एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वी व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग एक चीज़ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि मैम जब हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह रहता है, ऐसे 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 रहता है ना कि मतलब एक दिन तो बहुत ज़्यादा सोच लिया कि आज तो मैं इतना पढ़ूंगा और फिर धीरे 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 हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो कम होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में 1773 के एक्ट के बारे में पढ़ा था, आइए थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि 1773 का एक्ट क्यों आया था, उसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें क्या हो गया था कि बंगाल पे दो द्वैध शासन की ड्यूल जो एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बंगाल का जो एक अकाल पड़ा था उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ था। तीसरी चीज़, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, इससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लॉस हुआ था, उसका बहुत पैसा खर्चा हुआ था। इस तरीके से देखा जाए, और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे है, ये है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे इंग्लैंड है। तो ये रूट तो हमारा ओपन नहीं था उस समय, तो यहाँ से जाना पड़ता था। अब जब यहाँ से जाना पड़ता था तो कोई कम्युनिकेशन ईजिली हो नहीं पाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो ये सोचते थे कि हम तो बॉस हैं भाई, ठीक है, अब हमें तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी मनमानी करने लगे थे, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को पड़ा। तो जब इसकी शिकायत ब्रिटिश गवर्नमेंट से की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें क्या करना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना होगा, और इसके लिए उन्होंने एक्ट कौन सा लाया, 1773 का एक्ट उन्होंने पास किया, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि 1773 एक्ट क्या था, ठीक है। तो 1773 के एक्ट में जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि ड्यूल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया। ड्यूल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पहले बंगाल में क्या होता था कि नवाब जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, रेवेन्यू रिलेटेड सारे कार्यक्रमों को देख रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या क्या कहा गया कि नवाब से कहा गया भाई ऐसा है, अब आप पेंशनर बन जाइए, अब सारे काम कौन देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखी थी, ठीक है। सारा काम कौन देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, अब आप जो है आराम करिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या थी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को ये एकाधिकार दे देना कि आप इस क्षेत्र में ही व्यापार करिए, आपको पूरी तरीके से छूट है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरीके की छूट हासिल थी कि वो भारतीय क्षेत्र में, इंडिया में व्यापार कर सकती थी, तो इस मोनोपोली ऑफ ट्रेड को वहाँ पे बनाए रखा गया। तीसरी चीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्ड बाय सीओडी। अब ये सीओडी क्या है, इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा था 1773 के एक्ट में कि तीन मेनली प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जिस सबके गवर्नर्स होते थे। तो इसमें क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसके पद को बढ़ा दिया गया था और उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और उनके नीचे उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नर ऑफ मद्रास थे और गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे थे। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज़, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक काउंसिल थी, एक सभा थी, एक परिषद मान लीजिए, ठीक है। उसमें 4 लोग थे, आपको 4 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ये जो 4 लोग थे, अगर कोई भी लॉ पास करना था, कोई इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो ये चारों लोग क्या करते थे, इनकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करते थे। अब आप ये देख ही रहे हैं, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, और ये इनके अंडर नीचे इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ मद्रास है, और ये इनके 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अब ये लोग अपने इश्यूज किसके पास ले जाते थे, दोनों प्रेसिडेंसी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। और इंडिया में जो भी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, कोई भी चीज़ है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको रिपोर्ट करता था, सीओडी को रिपोर्ट करता था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, जो कि कहाँ बैठे थे, इंग्लैंड में बैठे थे। ये भी एक तरीके की काउंसिल थी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और इनकी संख्या कितनी थी, 24। ये आपको दिख रही है 24, ठीक। तो अब आपको समझ में आया।
कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट में जो हमारा ये ड्यूल सीओडी का कॉन्सेप्ट क्या था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड क्या था, और ड्यूल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। चौथी चीज़ जो रेगुलेटिंग एक्ट से ख़त्म कर दी गई वो क्या था, प्राइवेट ट्रेड। क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे वो खुद का बिजनेस क्रिएट कर रहे थे, खुद बिजनेस करते थे, खुद तो मालामाल हो रहे थे, लेकिन उन्हें कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी से कोई मतलब नहीं था। तो उनसे ये बता दिया गया कि ऐसा है, अब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, आप कोई भी ना प्राइवेट ट्रेड करेंगे ना ही आप कोई गिफ्ट वगैरह लेंगे, ठीक। पांचवी चीज जो रेगुलेटिंग एक्ट में बोली गई कि अब एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, इसीलिए कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। समझ में आई ये तो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है, और क्यों ये थोड़े कई मायनों में ये कमजोर पड़ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं नो वीटो पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या होता है, देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और इसको डीप डेप्थ में समझना होगा। देखिए क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 लोग थे, ठीक। जब कोई भी लॉ पास करना था, मान लीजिए कोई लॉ पास करना है, तो ये 4 गवर्नर जनरल एक मिला के 5 लोग होते थे। अब इन 5 लोगों में जो मेजोरिटी होनी चाहिए थी वो 2 होनी चाहिए थी। इसका मतलब कि 2 लोगों को इस बिल में 2 लोगों को इस बिल में हमें सपोर्टिंग में लाना था, और 3 लोगों ने अगर मना कर दिया, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बिल पास करना है, ये लॉ है, इसमें 2 लोग हैं और ये 3 लोग हैं, कुल मिला के 2 और 3 हो गए। अब क्या है कि इन गवर्नर जनरल ने कहा कि हमें ये बिल पास करना है। अब गवर्नर जनरल ने कहा कि हमें ये बिल पास करना, कोई भी लॉ हो सकता है वो, तो कहा कि हमें ये लॉ पास करना है। अब इसमें मेजोरिटी 2 लोगों की, मतलब एटलीस्ट 2 लोगों को इसके सपोर्ट में बोलना होता था। अब क्या हुआ, 5 में से 4 लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये बिल पास नहीं होगा, ठीक है, और एक ने कहा कि नहीं ये बिल पास होना चाहिए, ठीक। तो अब गवर्नर जनरल के पास ये पावर नहीं थी कि वो खुद का मतलब अपना विवेक यूज करे और ये कहे कि ये बिल जो है वो सही और हम इसे पास कर दें, ठीक है। क्योंकि क्या होता था कि जो जितने भी लोकल इश्यूज होते थे उसकी जवाबदेही तो गवर्नर जनरल की होती थी, उसको तो जवाब किसको देना पड़ता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देना पड़ता था। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन ले रहा था, वो डिसीजन ले रही थी उसकी काउंसिल। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई रोल ही नहीं समझ में आ रहा था। तो इस वजह से ये जो हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक है कि नो वीटो पावर ऑफ गवर्नर जनरल, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, ठीक। दूसरी चीज़ आते हैं बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी लोकल इश्यूज। ये क्या है, आइए देखते हैं, इसको मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये है बंगाल प्रेसिडेंसी, ये है मद्रास प्रेसिडेंसी और ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ के भी गवर्नर हैं, यहाँ के भी गवर्नर हैं। अब बॉम्बे, अब अगर मद्रास में या बॉम्बे में कोई इशू क्रिएट होता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था कि अब हम परमिशन लें कि ना लें, अब हम परमिशन लें कि ना लें, कि हम लोग खुद ही लॉ बना दें। तो यहाँ के जो इफेक्टेड हो, यहाँ जो जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था वहाँ के लोगों पर पड़ रहा था, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट सुविधाएं मिल ही नहीं पा रही थी। कोई इशू होता था तो वो पहले कंफ्यूज हो जाते थे कि नहीं पहले हमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से परमिशन लेनी है कि हमें खुद कानून बनाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रेगुलेटिंग 1773 का। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तीसरे आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कन्फेस्ड विद गवर्नर जनरल। क्या होता था कि अभी हम लोगों ने ये देखा था कि 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक है। और ये जो है ना, ये एलिजा एम्फे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। अब क्या होता था, जब कभी भी वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हास्टिंग क्या करते थे, कोई लॉ जो है इनकी गवर्नर जनरल की काउंसिल ने पास किया और ये ले जाते थे इनके पास कि ऐसा है, अब आप भी देख लीजिए, आप भी पास कर दीजिए। तो ये क्या करते थे, नहीं, ये सीधे मना कर देते थे, क्योंकि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और हम इस बिल को अकॉर्डिंग टू लॉ पास नहीं कर पाते। तो वॉरेन हास्टिंग और एलिजा एम्फे, इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, ये लोग कभी भी एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते थे। तो ये भी क्या था, गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजा एम्फे और वॉरेन हास्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती थी, डिसएग्रीमेंट होते रहते थे। तो आपने क्या देखा कि 1773 का एक्ट क्यों आया, 1773 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, और ये भी देखा कि ड्रॉबैक्स क्या थे। अब जो इन एक्ट को, अब इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 1781 में हमारा एक सेटलमेंट एक्ट आएगा, जो कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है।
तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट एक्ट 1781, इसमें जो भी 1773 के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया जाएगा और जो भी समस्याएं थी सुप्रीम कोर्ट के साथ, जो भी समस्याएं थी गवर्नर जनरल की वीटो पावर के साथ, उनको भी सही किया जाएगा और इस लॉज को और भी पावरफुल बनाने की, गवर्नर जनरल की पद को पावरफुल बनाने की कोशिश की जाएगी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फेस किया था। लोग ये कहते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग शुरुआत में ही बहुत बड़ा गोल जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उस लेवल का डिटर्मिनेशन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन ये सोच लेना कि आज मैं पूरा बुक कंप्लीट करूँगा, आज तो मैं पूरी बुक कंप्लीट करूँगा, ये उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे कमिटमेंट करिए खुद से। लाइक आज आपने कहा कि हमें 1773 का एक्ट कंप्लीट करना है, कल आपने कहा कि 1773 के एक्ट के हम ड्रॉबैक्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे छोटे छोटे कमिटमेंट करिए खुद से रोज और 21 डेज तक करिए, लेकिन उन्हें फुलफिल करिए। छोटा गोल हो लेकिन उसको फुलफिल करिए, तो आप 21 डेज के बाद क्या देखेंगे कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ट होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा जिससे आपको लगेगा कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बहुत बड़ा सी चीज़ डिसाइड करने से बेटर है छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करिए। आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, तो आज मुझे वो करना है। छोटी चीज़ें से स्टार्ट करिए और देखिएगा 21 डेज के बाद आपके अंदर जो एनर्जी होगी, जो कॉन्फिडेंस होगी, वो आपकी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखती है, आप कभी नीचे गिरेंगे ही नहीं। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपको हर इश्यूज़ में, हर सेक्शन के पॉलिटी में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको आपका लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ठीक है, और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।